हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज के सेशन में हम यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड, फिर चाहे कॉमर्स था या मैनेजमेंट, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जून 2024 एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि कैंसिल हो गया, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनेशन में। सो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, पेपर कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, बट जहां से मिले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कर लेनी चाहिए, ऐसी अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है जी। चलिए गई, सेशन को डिस्कस करने से पहले एक बार आप इन कोर्सेज पे नज़र मार लीजिए। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और अच्छे से करने के लिए, आसान बनाने के लिए आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर जाकर मिल जाएगी। चलिए जो, तो अब जल्दी से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग बेस्ड। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, स्कार्सिटी, कंजम्पशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। और लिस्ट 2 में उन टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्क्रिप्शन या फिर आप कह सकते हैं मीनिंग दिया गया है और आपको अप्रोप्रिएट मैचिंग यहाँ पर करनी है। तो स्कार्सिटी की बात करें गाइस, तो स्कार्सिटी क्या होता है? डिमांड इज मोर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप कह सकते हैं डिमांड इज मोर देन द प्रोडक्शन। सो यहाँ पर देखिए लिस्ट 2 में ऐसा कहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट में बोला गया है? थर्ड नंबर की स्टेटमेंट आप पढ़िए, द एक्सेस ऑफ ह्यूमन वांट्स ओवर व्हाट कैन एक्चुअली बी प्रोड्यूस टू फुलफिल देयर वांट्स। तो ये जो मीनिंग है, ये कौन सी टर्म को डिस्क्राइब कर रहा है? स्कार्सिटी को। सो ए हमारा मैच करेगा 3 के साथ। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में भी आप आ जाइए। सो फर्स्ट और फोर्थ तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट है ए जो है, हमें पता चल गया कि वो 3 के साथ मैच होगा। सो थर्ड और सेकंड ऑप्शन पर हमने अपनी नजर रखनी है। देन बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन क्या होता है कि जब आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट। सो बी मैच करेगा हमारा 1 के साथ। ठीक है जी। सो हमें थर्ड ऑप्शन सही दिखता हुआ मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, बट स्टिल हम बाकी के ऑप्शंस भी मैच कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां पर हम पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं, आउटपुट के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की इंप्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो सी हमारा मैच करेगा 4 के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, डिमांड फॉर द टोटल आउटपुट, टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। सो डी हमारा मैच करेगा 2 के साथ। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑप्शन नंबर। अगले सवाल पर आते हैं, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आपको बताना है इनमें से कौन से फैक्टर्स डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्लूड नहीं होते हैं। सो गिवन है आपको ऑप्शन, टेस्ट एंड डिजायर्स ऑफ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी, एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्लूड नहीं होता। इन अ वन गो जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपको लगता है कि सभी फैक्टर्स जो है डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं, बट आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। सो उसके लिए जो हमारा फैक्टर इंक्लूड नहीं होगा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में, वो है एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, टेस्ट एंड डिजायर्स जो है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डिमांड को, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डिमांड को। रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी अफेक्ट करते हैं, जैसे टी एंड कॉफी की बात करें, कार एंड पेट्रोल की बात करें, रिलेटेड गुड्स। सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द सेम फैक्टर्स, सिमिलर लाइंस पे ये फैक्टर्स गिवन है। लेकिन एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर की बात करें तो इट इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड, बल्कि ये जो फैक्टर है ये हमारा कंज्यूमर के बजट कंस्ट्रेंट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट जब आपको ऑप्शन चूज करना है तो हमेशा आप देखिए कि कौन सा ऑड वन आउट आपको लग रहा है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स की बात हम करते ही करते हैं जब हम पढ़ते हैं ना डिमांड फंक्शन। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस ऑफ द कंज्यूमर का जिक्र हम नहीं करते, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड, इट इज मोर रिलेटेड टू कंज्यूमर्स बजट कंस्ट्रेंट। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली मॉडल्स इंक्लूड। आपको यहाँ पर नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली के मॉडल्स आइडेंटिफाई करने हैं। सो देखिए, हम दो तरह के ऑलिगोपॉली पढ़ते हैं, कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली और नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली। कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली में क्या होता है कि जो फर्म्स हैं वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट पे काम करते हैं, कॉपरेशन होती है उनके बीच में, कोऑर्डिनेशन होती है प्रॉपर, राइट। और नॉन कॉल्यूसिव में क्या होता है कि जो फर्म्स है वो compete करते हैं एक दूसरे से, इंडिपेंडेंट होती है राइवल फर्म्स के, अपने प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसीज उनकी होती हैं खुद की। सो यहाँ पे आपको जितने
जितने भी मॉडल्स हैं उनकी ब्रीफिंग होनी चाहिए, मॉडल्स की क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपर होनी चाहिए कि कॉल्यूसिव में कौन से आते हैं और नॉन कॉल्यूसिव में कौन से आते हैं। अब क्वेश्चन में आपको नॉन कॉल्यूसिव मॉडल के, नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली के मॉडल्स आइडेंटिफाई करने हैं। आपको गिवन है कॉर्नोट मॉडल, प्राइस लीडरशिप मॉडल, एजवर्थ मॉडल, बर्टन मॉडल और मार्केट शेयर मॉडल। सो नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली में हमारे पास आते हैं कॉर्नोट मॉडल आता है, एजवर्थ मॉडल आता है और बर्टन मॉडल आता है। ठीक है जी। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको पूछा गया कि ये डेफिनेशन जो है कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी थी। हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 4 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं वेल्थ वेल्थ डेफिनेशन, जिसकी बात की थी एडम स्मिथ ने, क्लासिकल व्यू पॉइंट था इकोनॉमिक्स का। फिर वेलफेयर डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। देन हम स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसकी बात रॉबिन्स ने की थी, और इस डेफिनेशन में भी स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन को ही डिफाइन किया गया है। और एक हम पढ़ते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसको पॉलिस एमिल्सन ने डिफाइन किया था। सो स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन हमारी बताती यही है कि हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो उन स्कार्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का करना चाहिए, ऐसी बात जो है इकोनॉमिक्स की रॉबिन्स ने की थी कि इकोनॉमिक्स स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज। एंड्स यानी कि ह्यूमन की जो वांट्स है वो एंडलेस हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन उन एंडलेस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स इन नेचर हैं, और जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है तो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, तो उसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। सो ऐसी बात किसने की थी? रॉबिन्स ने की थी। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 बनता है। अगला सवाल है assumptions of the law of diminishing marginal utility analysis। आपको यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एनालिसिस के assumptions को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से assumptions जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को क्वालिफाई करते हैं। सो आपको गिवन है रैशनैलिटी, सुटेबल यूनिट्स, कार्डिनल यूटिलिटी, कॉमोडिटी सेटिस्फाइंग डिफरेंट वांट्स एंड इंट्रोस्पेक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इन सबके assumptions बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में उन सबके assumptions आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी। सो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है वो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहती है कि आप जो यूटिलिटी है उसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। सो ये तो हमारा क्वालिफाई होता ही है। तो जहाँ पे सी है वो तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस में सी तो आपको गिवन ही है। ठीक है जी। रैशनैलिटी बेसिक एजम्पशन है इकोनॉमिक्स की, और इवन इकोनॉमिक्स के सभी लॉज पर एप्लीकेबल होती है कि कंज्यूमर जो है उसकी नेचर कैसी होती है, रैशनल इन नेचर होता है। ही ऑलवेज वांट्स मोर ऑफ अ गुड्स टू सेटिस्फाई मैक्सिमम, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ऑलवेज अ कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो ए जहां पर गिवन है वो भी होगा। सो बी सेकंड ऑप्शन में हमें ए नहीं गिवन, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। सो ए और सी हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सुटेबल यूनिट्स। तो यहाँ पे जो सुटेबल यूनिट्स है ना, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि हमारे जो यूनिट्स हैं उसकी कंजम्पशन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, और अप्रोप्रिएट यूनिट्स आपको कंज्यूम करने हैं। जैसे अगर आप कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हैं तो कॉफ़ी आपको कंटिन्यूटी में कंज्यूम करनी है, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी एप्लीकेबल होगा, और आपने उसके अप्रोप्रिएट यूनिट्स कंज्यूम करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्पून ऑफ कॉफ़ी ले रहे हैं या स्पून ऑफ टी ले रहे हैं, आपको कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी लेना है, तो अप्रोप्रिएट यूनिट्स होना चाहिए। सो इसलिए बी जो है वो हमारा क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो जहां पर बी गिवन है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। देन बात करते हैं कॉमोडिटी सेटिस्फाइंग डिफरेंट वांट्स। हमारे पास यहाँ पे जो हमारी वांट्स हैं वो सिंगल वांट जो है वो सेटिएबल होनी चाहिए, मतलब हर वांट हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो सिंगल वांट की बात हम यहाँ पर करते हैं। सो डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो जहां पर डी है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हमारे पास ए थर्ड ऑप्शन जहां पे हमारे पास ई भी क्वालिफायर है, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन को लेके काफी कंफ्यूजन थी बच्चों के माइंड में, बट देखिए अगर आपको इंट्रोस्पेक्शन क्लियर नहीं है बट स्टिल आप एलिमिनेशन प्रोसेस से अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके माइंड में जो चल रहा है आप उसके बेसिस पे दूसरे के बिहेवियर को जज करते हैं।
ठीक है, जैसे आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा गुड कंज्यूम करूंगा तो उसकी यूटिलिटी जो है एक टाइम पर आकर कम होती रहेगी, तो ऐसा आप मान के चलते हैं कि दूसरे के माइंड में भी यही होगा। तो इसे हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, इनसाइड ऑफ योर माइंड, उसके बेसिस पे आप दूसरे के माइंड को आउटलुक करते हैं, उसके माइंड को आप जज करते हैं। ठीक है, तो ई ऑप्शन हमारा जो ई स्टेटमेंट है, ई जो एजम्पशन है वो हमारे पास यहाँ पर क्वालिफाई होगी। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन बोथ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू आर इन स्ट्रेट लाइन शेप, मार्जिन रेवेन्यू कर्व विल कट द डिस्टेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड वाई एक्सेस इन द। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 मिडल, ऑप्शन 2 नियर टू बिगिनिंग, ऑप्शन 3 नियर टू एंड, ऑप्शन 4 विल नॉट कट एनीवेयर। सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को जिसने समझ लिया ना, उसको अपने आप आंसर पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। देखिए, डायग्राम बना लीजिए। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिन रिवेन्यू स्ट्रेट लाइन शेप के हैं, तो आपने यहाँ पे मार्जिन रिवेन्यू भी बना दिया, आपने एवरेज रिवेन्यू भी बना दिया। अब उसने बोला है कि मार्जिन रिवेन्यू कर्व जो है वो एवरेज रिवेन्यू कर्व और वाई एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है उनको कहाँ से कट करेगी। तो देखिए, ये वाई एक्सिस है हमारी और ये हमारा एवरेज रिवेन्यू कर्व है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मार्जिन रिवेन्यू कहाँ से कट करेगी, तो वो मिडल से कट करेगी। देखिए, मिडल से कट कर रही है ना, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, और वैसे भी जो हमारा मार्जिन रिवेन्यू होता है, इट लाइज बिलो द एवरेज रिवेन्यू, बिकॉज जो हमारा मार्जिन रिवेन्यू होता है इट फॉल्स शार्पली देन एवरेज रिवेन्यू कर्व। ठीक है जी, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन 1। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो लिस्ट आपको गिवन है, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपको कुछ टर्म्स गिवन है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। और लिस्ट 2 में कॉरेस्पॉन्डेंस उनके मीनिंग दिए गए हैं, आपको अप्रोप्रिएट मैचिंग यहाँ पर करनी है। तो देखिए, फर्स्ट गिवन है टेबल शोइंग द डिफरेंट टोटल क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक हम पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में तो हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जैसे ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, और जब हम इनका समेशन कर देते हैं, टोटल जब हम निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केट डिमांड आ जाता है। ठीक है, सो इंडिविजुअल में जब हम बात कर रहे हैं, और शेड्यूल हमारा क्या होता है, टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। क्या दिखाता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर पे कर रहे हैं, विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ डिफरेंट प्राइजेस, वेरियस प्राइजेस पे, तो वो क्या होगा, हमारा डिमांड शेड्यूल होगा। और उसका अगर हम टोटल कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। सो सी हमारा मैच करेगा 2 के साथ और डी हमारा मैच करेगा 1 के साथ। अब ऑप्शंस में देख लीजिए, सी हमारा मैच करेगा 2 के साथ और डी 1 के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा क्वालिफाई होता हुआ दिख रहा है। बाकी और भी देख लेते हैं हम। और इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें, तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि कंज्यूमर के इनकम में चेंज आने से जो क्वांटिटी डिमांडेड में इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो इनकम इफेक्ट होगा। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में चेंज आने से जो क्वांटिटी डिमांडेड में इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। सो ए हमारा अकॉर्डिंगली मैच करेगा, देखिए 4 के साथ। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड अराइजिंग फ्रॉम द कंज्यूमर्स बिकमिंग बेटर और वर्स ऑफ, मतलब कि उसकी इनकम की बात कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इंडिविजुअल अराइजिंग फ्रॉम द कंज्यूमर स्विचिंग टू और फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस में जब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट मैचिंग जो है हमें ऑप्शन 2 यहाँ पर दे रहा है। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु हेल्ड दैट बोथ डिमांड एंड सप्लाई वर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपसे पूछा गया है कि किसने बोला है कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। तो ऐसा मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसने बोला था, मार्शल ने एम्फेसाइज किया था कि जो प्राइस और आउटपुट है ना किसी भी कॉमोडिटी का, किसी भी गुड का, इट इज डिटरमाइंड बाय बोथ सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि सप्लाई और डिमांड इक्वली इंपॉर्टेंट है कॉमोडिटी के प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है जी, सो उसने एक बात और बोली कि जो हमारे डिमांड एंड सप्लाई है, दीज टू कर्व्स आर लाइक सीजर ब्लेड्स। तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट होता है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और उसके बेसिस पे ही हम प्राइस एंड आउटपुट डिटरमाइन करते हैं। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आपको बताना है परफेक्ट कंपटीशन की इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है। देखिए सभी कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली, इन सबके फीचर्स, क्वालिटीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, सबकी कंडीशंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन में कोई भी कॉम्पिटिशन को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन कौन सी नहीं है इनमें से। सो फर्स्ट आपको गिवन है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग अ प्रोडक्ट। देन आपको गिवन है बोथ द सेलर्स एंड बायर्स हैव परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द प्रोडक्ट। देन आपको गिवन है एंट्री इनटू एंड एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री इज फ्री फॉर द फर्म्स। एंड फोर्थ आपको गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फर्म्स आर नॉट होमोजीनियस। तो ये कंडीशन नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में तो हम पढ़ते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस इन नेचर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, होमोजीनियस, यही तो क्वालिटी जो फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे बिल्कुल ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, एंट्री एंड एग्जिट बिल्कुल फ्री होती है, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे होमोजीनियस इस नेचर होते हैं, क्वालिटी भी सेम होती है, शेप सेम है, कलर सेम है, मतलब सब कुछ होमोजीनियस होते हैं इन नेचर, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग इंक्लूड। आपको बताना है इनमें से डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। आपको गिवन है कंज्यूमर सर्वे मेथड, देन मार्केट एक्सपेरिमेंट्स, इकोनोमेट्रिक मेथड, जनरल ओपिनियन, फ्लक्चुएशंस, लेस मार्केट। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, जनरल ओपिनियन इज नॉट अ मेथड, ठीक है। ओपिनियन तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ मेथड टू फॉरकास्ट द डिमांड। सिमिलरली फ्लक्चुएशंस, लेस मार्केट, ये तो फैक्टर हो सकता है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे जो मेथड्स बनेंगे डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए वो कौन से हैं, कंज्यूमर सर्वे मेथड, इकोनोमेट्रिक मेथड और मार्केट एक्सपेरिमेंट्स। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पर आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी ऑफ इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी ऑफ इन्फ्लेशन की बात किसने की थी, किसने प्रपोज किया था, आपको बताना है इकोनॉमिस्ट का नेम यहाँ पर। ऑप्शन 1 में गिवन है मिडाल एंड स्ट्रीटन, ऑप्शन 2 में केन्स गिवन है, ऑप्शन 3 मिटन फ्रेडमैन, ऑप्शन 4 फ्रिट्ज मैशलप। सो स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी ऑफ इन्फ्लेशन की बात की थी मिडाल एंड स्ट्रीटन ने, जिन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, सिर्फ मॉनेटरी कॉजेज की वजह से नहीं है इन्फ्लेशन, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हमारी आती है। तो उन्होंने इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन किया, तो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए जी, आने वाले क्वेश्चंस हमारे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होने वाले हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के यहाँ पर आपको स्टेप्स गिवन है और उसे प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लगाना है। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कि आपको नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेट करना है, ठीक है। सो ए स्टेप जो है हमारा वो नंबर 1 पे आएगा। सो इन ऑप्शंस में आप देख लीजिए, ए स्टेप जो है आपको नंबर 1 में कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन 1 में, और किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। सो अकॉर्डिंगली जो हमारा करेक्ट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन 1 ही बनने वाला है, बट स्टिल हम बाकी के स्टेप्स को भी प्रोसेस में लगा लेते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सिलेक्ट करना है, जो आपका डिसीजन क्राइटेरिया है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पहले से ही डिटरमाइन करना होता है। सो डी स्टेप नंबर 2 पे आएगा हमारा। देन उसके बाद क्या होता है कि आपको स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट करना है, जो भी कंडीशंस, जो भी एजम्पशंस जो आपका डेटा क्वालिफाई कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सो सी स्टेप हमारा नंबर 3 पे आएगा। देन उसके बाद आपको डिसीजन रूल एस्टेब्लिश करना है। डिसीजन रूल आपको एस्टेब्लिश करने का मतलब क्या है कि क्रिटिकल वैल्यू और जो हमारा वैल्यूज होंगी क्रिटिकल वैल्यू को, उसको आप कंपेयर करेंगे, पी वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, फिर आप कंप्यूटेशंस परफॉर्म करोगे एंड देन ड्रॉ अ कंक्लूजन। कंक्लूजन वाला स्टेप यानी कि सबसे लास्ट में आएगा, राइट। सो डिसीजन रूल से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपको हाइपोथेसिस टेस्ट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। डिसीजन रूल में आपको क्या है कि कंपैरिजन करना है, आपको जो आपका क्रिटिकल वैल्यू है उसको कंपेयर करना है अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के साथ, राइट। और सबसे लास्ट में आपको कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है और कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1 अकॉर्डिंगली।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपको डिफरेंट मेथड्स गिवन है और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन से मेथड्स यहाँ पर होने वाले हैं। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपको गिवन है, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए, दो तरह की सैम्पलिंग हो सकती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ पे ईच एंड एवरी सैम्पल हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, और नॉन प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आपकी बायसनेस आ जाती है, कन्वीनियंस आ जाती है, जजमेंट आ जाती है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा, ठीक है। उसके बाद दो तरह के होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में भी, रिस्ट्रिक्टेड और नॉन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी। नॉन, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हो गया और क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, ये तो हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग ये हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स है। सो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च इन द प्रॉपर सीक्वेंस। सो क्वालिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स को यहाँ पर आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। देखिए, रिसर्च का प्रोसेस अगर आपको अच्छे से पता है ना, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च से आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, क्या आपको स्टेप्स गिवन है, रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर, आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक, सेटिंग द पर्पस एंड सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, राइटिंग द रिपोर्ट एंड डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। तो बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला काम क्या होता है रिसर्च में, आपको अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है ना। तो आपको अपना रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम आपको डिफाइन करनी होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये बनेगा। अब आप यहाँ ऑप्शंस में देख लीजिए, जहां पर आपको बी स्टेप सबसे पहले गिवन है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सो ऑप्शन 4 में आपको बी स्टेप सबसे पहले गिवन है, तो बाकी के तो सब निकल जाएंगे, ठीक है। बट फिर भी हमें पूरा एक बार सीक्वेंस में लगाना है इसको। सो सबसे पहले क्या होता है, रिसर्च टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आप क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। उस टॉपिक पे पहले ऑलरेडी कितना काम हो रखा है वो आप रिव्यू करते हैं। आपको जर्नल स्टडी करते हैं, आर्टिकल स्टडी करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ आप बुलेटिन्स रीड करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बेसिस पे ही तो आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आप अपना क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो सेटिंग द पर्पस हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कि क्या आपका सैंपल होने वाला है, किससे आपने डेटा को कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद आपका क्या काम होता है, तो पहला स्टेप तो बी हो गया, फिर ए हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन आपके पास सेटिंग द पर्पस एंड सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे जो आपने पर्पस सेट किया है और अपने पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट किया। सो आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने स्टेप्स को, मतलब कि डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस करेंगे आप, तो ई स्टेप हो गया उसके बाद। और लास्ट में आप क्या करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग हो जाती है आपकी, जिसमें आप समराइज करते हैं अपना सारा कुछ जो भी आपने रिसर्च प्रोसेस किया होता है, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसेस से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, फिर चाहे वो पेपर 1 में पूछ ले या फिर पेपर 2 में डाल दे। पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कॉमर्स में पूछा गया था, वही सिमिलर क्वेश्चन आपसे मैनेजमेंट में भी पूछा गया है। सो चूज, सबसे पहले क्या स्टेप होता है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने सेट करना है, देन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने सेलेक्ट करना है, अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपके डेटा के अकॉर्डिंग, देन एस्टेब्लिश द डिसीजन रूल, और फिर आपको क्या है, कंप्यूटेशंस एंड ड्रॉ द कंक्लूजन। अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन 3 जा रहा है, ठीक है। बी है, फिर देन उसके बाद ए, फिर उसके बाद सी है, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट, देन आपको एस्टेब्लिश द डिसीजन रूल, परफॉर्म कंप्यूटेशंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। अगला सवाल, मैच द फॉलोइंग बेस्ड है। लिस्ट 1 में आपको डिफरेंट टेस्ट गिवन है, काई स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट यानी कि विल्कॉक्सन साइन टेस्ट, क्रूस्कल वेलिस एच टेस्ट और मैन विटने यू टेस्ट। और लिस्ट 2 में कॉरेस्पॉन्डेंस, उनकी डिस्क्रिप्शन गिवन है यानी कि मीनिंग गिवन है, आपको अप्रोप्रिएट मैचिंग यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले जो सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट हम काई स्क्वायर टेस्ट में करते हैं। ए हमारा मैच करेगा 4 के साथ, ठीक है। जहां पर ए ऑप्शन 4 के साथ मैच हो रहा है, वो हमारा आंसर होने वाला है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ऑप्शन जो है ए जो है हमारा 4 के साथ मैच हो रहा है, बट फोर्थ ऑप्शन में नहीं हो रहा, तो फोर्थ तो एलिमिनेट कर दीजिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रूस्कल वेलिस एच टेस्ट की। क्रूस्कल वेलिस एच टेस्ट जो है हमारा नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है वन वे अनोवा का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैन विटने यू टेस्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक, हमारा इक्विवेलेंट टू 2 सैंपल टी टेस्ट है, यानी कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का। और साइन टेस्ट जो है वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है, किसका, डिपेंडेंट टी टेस्ट का, यानी कि पेयर्ड सैंपल्स का। अब आप यहाँ पर आ जाइए, अब देखिए, टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू कंपेयर सैंपल्स फ्रॉम टू पॉपुलेशन एंड सैंपल्स आर मैच्ड पेयर्स, यानी कि डिपेंडेंट की बात हो रही है, डिपेंडेंट पेयर्स की बात हो रही है, मैच्ड पेयर्स की बात हो रही है, तो बी हमारा मैच करेगा 1 के साथ।
सो ऑप्शन 1 में बी हमारा 1 के साथ मैच हो रहा है, ए 4 के साथ मैच हो रहा है। देन आज और सेकंड ऑप्शन में भी ऐसा ही हो रहा है, बट आगे देखते हैं सी और डी को हमने मैच कराना है ठीक से। और क्रुस्कल वैलीज एच टेस्ट मैंने बताया क्या है हमारा, नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है वन वे एनोवा का, और मैन विटने नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है हमारे टू सैंपल टी टेस्ट का, यानी कि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। तो यहाँ पर देखिए, यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। सो मैन विटने यू टेस्ट जो है हमारा मैच करेगा, डी हमारा मैच करेगा 3 के साथ। सो ऑप्शन 1 में डी हमारा 3 के साथ मैच हो रहा है, और अकॉर्डिंगली सी हमारा मैच करेगा 2 के साथ, जहां पे बात की गई है टेस्ट इज यूज फॉर कंपेयरिंग द पॉपुलेशन दैट रिक्वायर नो एजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वैसे तो आपने याद रखना है, बट क्रुस्कल वैलीज एच टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है हमारा वन वे अनोवा का। ठीक है, तो सी हमारा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं गिवन था, तो सी ऑप्शन बचता है। अप्रोप्रिएट मैचिंग करनी है तो वो 2 के साथ हमारी मैच हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 1। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने यूजीसी नेट 2024 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट तो हुआ था बट कैंसिल हो गया, उसमें जो आपसे इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, फिर चाहे कॉमर्स था या मैनेजमेंट, वो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए सेशन में। पेपर कैंसिल हो गया था, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चंस जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ऐसी अप्रोच आपकी होनी चाहिए। एंड नेवर स्टडी क्लासेस, नेवर मिस दीज टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है जी, सो सेशन अगर आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसे सिमिलर सेशंस आपको अच्छे चाहिए तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।